हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम है रोशन मल और मैं आपको आज जैसे बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले फिजिक्स पढ़ाता था, बट जो फिजिक्स थी वो हायर क्लासेस की थी, जैसे 11th की थी, 12th की थी, 10th की थी। बट मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए और वो रिक्वेस्ट किसके थे? तो वो रिक्वेस्ट थे रिगार्डिंग द फिजिक्स ऑफ क्लास 9th के थे। किसके? तो फिजिक्स ऑफ क्लास 9th। तो मैं आज क्यों ना सोचा कि इस पर एक वीडियोस बना दी जाए, जिससे जो कमेंट हो, बच्चे के प्रति मेरा लगाव हो, वो थोड़ा बढ़ जाए, है ना। तो मैंने सोचा कि इस पर मुझे भी वीडियो बनाना चाहिए, है ना। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियोस लेके, एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। और उस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लास 9th के साइंस का एक पार्ट जो है, छोटा सा पार्ट है। जैसे साइंस आप तक अभी क्या है ना कि आप क्लास 8 से 9th की तरफ मूवर हो, आप क्लास 8 to 9 मूवर हो, और क्लास 8 to 9 मूवर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि उनके पास क्या क्या पढ़ने हैं साइंस में, वो डाउट्स होते हैं। क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, इंग्लिश भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो बुक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो अलग अलग ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो अभी तक साइंस आपने एक सिस्टम में पढ़ा था, एक बुक में पढ़ा था, वो अब 3 बुक्स में मिलेंगे, है ना। क्योंकि साइंस की मेनली जो होती है ब्रांचेज 3 है। वैसे तो देखा जाए तो ब्रांचेज जो साइंस की बहुत सारी है, बट मेनली अगर देखा जाए तो 9th के बेसिस पे जिस प्रकार से साइंस अलग होता है, वो 3 ब्रांचेज आती हैं, जिसमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स और थर्ड है बायोलॉजी, है ना। तो मैं इन तीनों पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसका नाम है फिजिक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि साइंस तो हमें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। साइंस क्या है ये आपको भली भांति पता होगा। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्या चीज? तो फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? तो फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में हम क्या समझते हैं, उसको पहले हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, है ना। फिर फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्लास 9th के सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ने चाहिए, है ना। तो उस चीज पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास 9th का, ये जो है सीबीएसई क्लास 9th का फिजिक्स है, जो कि मोशन में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने कि फिजिक्स क्या होती क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। सो क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा होगा, सर ये फिजिक्स है क्या? व्हाट इज फिजिक्स, है ना। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या चीज? तो भौतिक विज्ञान। अभी आपको थोड़ा ये कॉमेडी लग रहा होगा, है ना, बट जो यूपी बोर्ड्स की स्टूडेंट है उनके लिए ये चीज जायज है ना। बट क्या सीन क्या है, आप ध्यान दीजिए कि फिजिक्स को ही बोलते हैं क्या चीज? भौतिक विज्ञान, है ना। भौतिकी होती है क्या चीज? फिजिक्स की हिंदी है मेनली, क्या है? तो बोल सकते हैं आप हिंदी है ना। हिंदी तो आप पढ़ते हो, भली बात, इससे परिचित हो गया। तो व्हाट इज फिजिक्स हमारा क्वेश्चन अराइज होता है। सो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स में बताना चाहूंगा एक प्रकार की स्टडी होती है ना। किसकी? तो नेचुरल फेनोमेना की, नेचुरल साइंस की, ठीक है ना। फिजिक्स क्या है? तो एक प्रकार की नेचुरल साइंस है ना, जो कि स्टडी करती है किसी बॉडी के मोशन के बारे में, है ना, किसी टाइप के फोर्सेस के बारे में, किसी टाइप का रे हो, लाइट हो, इन सारे के बारे में स्टडी करती है क्या चीज? फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स इज बेसिकली, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा अगर फिजिक्स के बारे में सोचें, व्हाट इज फिजिक्स, देन आंसर विल बी फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस, है ना, नेचुरल साइंस। साइंस तो पता है आपको क्या होता है, और ये क्या होता है? फिजिक्स। ये नेचुरल साइंस होता है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है ना, हमारे नेचर द्वारा दिया गया है। एक ऐसा साइंस है इन विच वी डील्स अबाउट, हम किसके बारे में डील करते हैं? वी डील्स अबाउट द नेचुरल फोर्सेस, द नेचुरल फोर्सेस। आप पूछो सर नेचुरल फोर्सेस क्या होते हैं? भाई हम खड़ा है यहाँ पे, है ना, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, जैसे कि हमारे ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स ही तो है, नेचर के द्वारा क्रिएट हो रहा है, अर्थ के द्वारा क्रिएट हो रहा है ना। तो क्या है? फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कहीं कहीं फोर्स लग रहा होता है। फोर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये मैटर नहीं करता कैसा फोर्स है, बस ये मैटर करता कि फिजिक्स में जो फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस इन विच वी डील्स अबाउट, इसको लिख लेना आप, द नेचुरल फोर्सेस, है ना, हीट, लाइट, हीट के बारे में, लाइट के बारे में, साउंड वेव्स, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजों के बारे में हम डीलिंग करते हैं, जो कि हमारे किससे मिलती है? नेचर से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है?
तो नेचर से मिलते हैं। तो फिजिक्स हमारा डिफिनेशन यही होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स की डिफिनेशन होती क्या है? फिजिक्स आपको, मैं आशा करता हूँ आपको भली बात ही पता चल गया होगा। फिजिक्स क्या है? तो नेचुरल साइंस है जिसमें भी स्टडी करते हैं फोर्सेस के बारे में, अलग अलग टाइप्स के नेचुरल जो फेनोमेना हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना? चलिए, फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे अंदर फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं उन चीजों पे हम क्या क्यों ना ध्यान देते हैं, है ना? जो कि 9th के सिलेबस में क्या क्या है, फिजिक्स में क्या क्या चीजें, क्या किस चैप्टर को हमें पढ़ना है ना? तो इसको मैं रेज करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आपके सामने एक सिलेबस आपका, है ना? एक लेक्चर फ्लो उठाता हूँ आपके सामने। तो लेक्चर फ्लो क्या होता है वो ध्यान दें कि कितने कितने चैप्टर्स आपको 9th क्लास के सीबीएसई में पढ़ने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटीज के बेसिस पे कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। सॉरी, ये मार्कर गिर गया था। अब देखते हैं। तो हमारे पास लेक्चर फ्लो जो है ना, चैप्टर चार्ट, चैप्टर चार्ट जो है उसमें 5 चैप्टर आते हैं। किसमें? आपके फिजिक्स में। कितने चैप्टर? तो 5 चैप्टर। चैप्टर 1 जो आएगा, है ना, इसमें क्या पढ़ना है ध्यान दें। चैप्टर 1 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोशन। किसको? तो चैप्टर आपका मोशन, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, है ना, पहले इसको ध्यान दिया। चैप्टर 2 में जो पढ़ना है हमें, है ना, चैप्टर 2 में जो पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन के कई नियम्स होते हैं, लॉज होते हैं, है ना, जो कि न्यूटन द्वारा दिए गए हैं। तो फोर्स के बारे में पढ़ना होता है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना होता है। मोशन के बहुत सारे लॉ होते हैं, है ना, उन नियमों को पढ़ना होता है, उन नियमों को पढ़ के समझना होता है, जो कि हायर स्टैंडर्ड में आपके ये नियम काम आएंगे। थर्ड चैप्टर जो आता है आपका वो आएगा ग्रेविटेशन। क्या चीज? तो ग्रेविटेशन। ठीक है ना, दिख पा रहा होगा आप लोगों को? इज इट विजिबल? यस, ये दिख पा रहा होगा। थर्ड चैप्टर आता है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी क्या प्रकार का फोर्स ही होता है ना? अभी आपको सीरियल वाइज एकदम डे बाई डे, मतलब जो भी है वो लेक्चर सारे आपको मिलते रहेंगे, है ना? मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको सारे लेक्चर प्रोवाइडेड हो। और फोर्थ चैप्टर जो है वो है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर और एनर्जी, एनर्जी के बारे में है। ठीक है, सॉरी, वर्क, पावर, एनर्जी। फिफ्थ चैप्टर और जो लास्ट चैप्टर है आपके फिजिक्स क्लास 9th का, वो है आपका साउंड के बारे में। किसके बारे में? तो साउंड के बारे में। तो ये टोटल आपको जो पढ़ना है वो फिजिक्स में 5 चैप्टर पढ़ने, ऐसे ही 5-6 फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और 5-6 बायोलॉजी में पढ़ने। टोटल मिला के 20-21 चैप्टर्स पढ़ने, आपको 18-20 चैप्टर इसी अराउंड पढ़ने होंगे। तो मैं आपको इस 5 चैप्टर का सारे लेक्चर्स मतलब सीरियल वाइज ऑप्टेन कराता, प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो मेरा आशा रहेगा यही, है ना, कि सारे चीजों को, सारे अलग अलग टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझाकर और आपके कॉन्सेप्ट को तैयार कर दिया जाए, जिसके थ्रू आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डील कर सकें। ठीक है ना? तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? तो मोशन के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को रेज करते हैं और हम पढ़ते हैं किसके बारे में? तो मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पे ध्यान देते हैं, मोशन क्या होता है ना? इसको रेज कर दूं, अगर लिखना हो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए, तो मैं बात करता हूँ किस पे? तो मोशन पे। ठीक है, ये तो हमारा चैप्टर बन गया है ना, जो कि हमारा टोटल कितने कंटेंट पढ़ने हैं, किसी चैप्टर को पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर डील करना है, उस पे बना है ना। अब हम बात करते हैं किस पे? तो मोशन पे। किस पे? तो मोशन, है ना। तो मोशन क्या होता है आप खुद सोचो। मोशन की हिंदी होती है गति। क्या होती है? गति। ठीक है, और गति से क्या समझते हैं आप? कोई चीज मूव कर रही हो, क्या हो? तो मूव कर रही हो, है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई? हमने तो बोल दिया सर मूव कर रही हो, क्या आप भी बोल सकते हैं मूव कर रही हो? क्या अगर एग्जाम्स में आया कि डिफाइन मोशन, व्हाट इज मोशन, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो कोई बॉडी मूव कर रही हो? नहीं, है ना, दैट इज नॉट करेक्ट डिफिनीशन। बट समझना है तो उस तरीके से समझ सकते हैं अपन, लेकिन डिफिनीशन के तौर पे अगर देखें तो मोशन दूसरी चीज होती है। ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में? तो मोशन के बारे में, है ना, मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो मोशन क्या होता है? किसी बॉडी को हम बोल सकते हैं एनी बॉडी कैन बी said to be in motion। किसी बॉडी को हम मोशन बोल सकते हैं, कब? उसके कंडीशंस दिए गए होते हैं, है ना। एनी बॉडी कैन बी सेड टू इन मोशन इफ, यदि, इसकी कंडीशन है इफ इट ट्रेवल्स
ये कुछ दूरी तय करे, इट ट्रेवल्स, या फिर इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, इसके दौरान पोजीशन को अपने चेंज करे कोई बॉडी, तो एनी बॉडी कैन बी सेड टू बी इन मोशन, किसी बॉडी को हम बोल सकते हैं कि मोशन में है, कब, अगर ये ट्रेवल करे या फिर चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, with passage of time, इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी को मोशन बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है मतलब दौड़ रहे हैं तो हमारा नाम मोशन है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी बॉडी को आप मोशन में बोल सकते हैं। जैसे मार्कर है ना, और मार्कर यहाँ पे है और कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम लगा इसको, अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ से यहाँ पे आ गया। पहले मार्कर यहाँ पे था और पोजीशन को चेंज करके अपना यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पोजीशन कुछ और था, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन कुछ और था, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सराउंडिंग का पोजीशन कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दिस मार्कर कैन बी इन मोशन, दिस मार्कर इज इन मोशन। ये मार्कर किसमें है? मोशन में। जैसे मेरे तौर पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जो होते हैं ना वो आपके कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे कि मैं ही हूँ और मैं अभी क्या हूँ, इस पोजीशन पे हूँ। सपोज कंसीडर मेरा पोजीशन क्या है, अच्छे से देखना, ए है, ठीक है ना। ये पूरा पोजीशन ए है और मैं मोशन से कितने दूर पे हूँ, इतने दूर पे हूँ। जो मोशन वर्ड लिखा हुआ है इससे इतने दूर पे हूँ। कुछ टाइम लगा और मैं कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। देख पा रहे हो, मैंने कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो वहां से यहाँ तक आया तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट कुछ और था, है ना। ये मोशन हमारे कितना दूर पे था, लेकिन हम यहाँ पे आ गए तो मोशन क्या हो गया, ज्यादा दूर हो गया। इसका मतलब कहीं कहीं सराउंडिंग हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कब? जब अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो किसी बॉडी को आप मोशन में बोल सकते हैं कब, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और कुछ टाइम के बाद, ठीक है। क्योंकि टाइम तो जाहिर सी बात है, टाइम बीतता ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या होती है, मोशन होती है, गति होती है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं अब, जैसे कि बोल सकते हैं आप एग्जांपल के तौर पे, ध्यान दो इस पे, एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं क्या चीज। तो एग्जांपल उठा लो आप किस पे, मूविंग कार, है ना, मूविंग बॉल मूव कर रहा है, ठीक है। तो कार भी मूव कर रही है, मूव का मतलब मोशन होता है ना। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मोशन ही होता है। तो अगर कार मूव कर रही है इसका मतलब क्या है कि हर टाइम पे उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। सो उसको बोल सकते हैं क्या चीज, कार किसमें है, मोशन में है ना। अब हम बॉल क्या है, बॉल अगर क्रिकेटर द्वारा बॉल मारा जाता है ना, तो बॉल कहीं दूर तक जाता है ना। पहले वो उस क्रिकेटर के रेस्पेक्ट में किसी और पोजीशन पे था, बाद में किसी और पोजीशन पे चला गया, तो क्या सराउंडिंग चेंज हुई ना। सराउंडिंग क्या हुई, चेंज हुई। पहले उस क्रिकेटर के साथ फील्ड में था वो बॉल, सराउंडिंग कुछ और थी। अब क्या चला गया, तो पेवेलियन में चला गया, है ना। तो वहां पे क्या, जो भी दर्शक बैठ के देख रहे हो तो उनके फेवर में चला गया होगा, तो वहां पे सराउंडिंग बॉल की कुछ और हो जाएगी। तो क्या हुआ, मोशन ही तो होगा, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूँ मोशन समझ में आ गया होगा आपको। अगर आ गया तो भी ठीक, और नहीं आया तो फिर बताते रहना, है ना। अब इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता मैं, हो सकता है कि आप लोग का मोटिवेशन मिले, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसको मैं रेस्ट करता हूँ, आगे बताता हूँ क्या चीज, रेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो रेस्ट के बारे में देखते हैं इस पे, किसके बारे में, तो रेस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो चल हम देखते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। वो क्या था, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था, है ना। अवस्था का मतलब क्या है, उसकी स्टेट बोल सकते हैं। स्टेट का मतलब अवस्था होता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन था वो, और ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। स्टेट ऑफ क्या है, तो रेस्ट बोल सकते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, आप ध्यान सोचो। ये मार्कर यहाँ पे है ना, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए आप लोग। ये मार्कर अभी कुछ पोजीशन पे है, यहाँ पे है, मान लो अभी मार्कर क्या पे है, पॉइंट ए पे है, ठीक है ना। ये मार्कर है पॉइंट ए पे, ठीक है। मार्कर पॉइंट ए पे है और टाइम बीतता गया, टाइम स्पेंड होता गया, टाइम स्पेंड होता जा रहा है, बट ये मार्कर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना। अपने अवस्था, अपने सराउंडिंग को चेंज नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं ही हूँ, मैं इस मार्कर से इतने दूरी पे था, ठीक है, इस बोर्ड से इतने दूरी पे था, ठीक है ना।
तो मैं टाइम बीतता जा रहा है, मेरे टाइम के बीतने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मैं मोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ, रेस्ट में ही तो हूँ। किसमें हूँ, तो रेस्ट में हूँ, है ना। रेस्ट का हिंदी होता है विराम अवस्था। क्या चीज, तो विराम अवस्था। ये भी अवस्था है, कैसी, है ना, विराम अवस्था है। विराम मतलब आराम कर रहा है। आराम का मतलब क्या है कि वो रेस्ट में है, ठीक है। तो किसी बॉडी को हम रेस्ट में बोल सकते हैं कब, कब बोल सकते हैं, जब ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। कब, जब ये अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद आपको। चलिए अब हम बताते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसको भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं, एनी बॉडी कैन said to be in a rest if it does not move, या तो does move नहीं कर रही, does not move, या फिर या तो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, या फिर डज नॉट मूव, है ना, मूव नहीं कर रही या फिर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर, डज नॉट मूव, डज नॉट चेंज इन पोजीशन, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को भी चेंज नहीं कर रही है ना, विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के भी रिस्पेक्ट में और टाइम के भी रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने पर, विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोनों डिफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, मोशन है, अगर ना करे तो मोशन नहीं है, ठीक है ना। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना, जिसको आपको मैं बताना चाहूंगा। आप हो सकता है विश्वास करें ना करें, वो बात सही है, बट समझ लीजिए, एक चीज लिखा जाता है कि नो बॉडी कैन बी इन एब्सोल्यूट रेस्ट, नो बॉडी कैन बी इन एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इसे एग्जांपल बताऊंगा आपको, है ना, तो दोनों को रिलेट करूंगा मैं एक दूसरे से। तो नो बॉडी कैन बी एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी कोई भी बॉडी, किसी बॉडी को अगर बात करें हम, तो प्रॉपर्ली रेस्ट में नहीं रह सकती है, समझ रहे हो। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं हूं और मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मैं हूं और मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, क्या इसका मतलब यही है कि मैं एब्सोल्यूट रेस्ट में हूं? यस। अगर हम बात करें तो हम रेस्ट में हो सकते हैं, बट किसके रेस्पेक्ट में? तो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, अपने अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ जिस वेलोसिटी से मोशन कर रही है उसी तरीके से मैं भी मोशन कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही हूँ, है ना। तो मैं बोल सकता कि मैं रेस्ट में तो हूँ बट अर्थ के हूँ, लेकिन कहीं न कहीं किसी दूसरे प्लेनेट के रेस्पेक्ट में मैं अर्थ पे रेस्ट में नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन में हूँ, ठीक है ना। तो इसी से बोला जाता है कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती है ना, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती है, ठीक है। हर बॉडी मोशन करती रहती है, क्योंकि कोई भी बॉडी चल रही है, इसका मतलब कोई बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब क्या है, अर्थ पे है, और अर्थ पे है तो अर्थ तो रिवॉल्व कर ही रही है, रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन भी कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें कि ए बुक केप्ट ऑन अ टेबल, एक किताब को किसी एक टेबल पे रखा गया, एक मेज पे रखा गया, है ना। तो जब उस मेज पे रखा जा रहा है तो मेज के रेस्पेक्ट में, उस रूम के रेस्पेक्ट में, उसके आसपास में जितनी चीजें हैं उसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, बट एक्चुअल में वो क्या रेस्ट में है? नहीं। तो एक्चुअल में हम ये नहीं बोल सकते कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मेज के ऊपर वो बुक रखी गई है और मेज अर्थ पे है, और अर्थ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, जैसे आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, क्या चीज, तो ट्रेन में मूव कर रहे हो, है ना। आपके सामने एक दूसरा पैसेंजर बैठा है, ध्यान समझना मेरी बात को, है ना, कॉन्सेप्चुअल है, पूरा अच्छे समझ लेना तब बताना मुझे कुछ, ठीक है। एक पैसेंजर बैठा हुआ है जो कि आपके सामने है किसी एक सीट पे, तो आप उस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है ना, व्हाट माय पॉइंट। तो उस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, बट इन द केस
विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स आउटसाइड द ट्रेन, है ना, इसके अगल बगल प्लांट्स होते हैं, रेल की पटरियां होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेन के बाहर और ट्रेन मूव कर रही है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जो पैसेंजर बैठा हुआ है ना, लेकिन क्या आप एक्चुअल रेस्ट में हैं, नहीं बोल सकते, है ना। आप एब्सोल्यूट रेस्ट में हैं तो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं बोल सकते। ये इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन मूव कर रही है ना। और ये कैसा एग्जांपल था, ये वैसे ही एग्जांपल था जो अभी मैंने टेबल वाला दिया, ठीक है ना, जो टेबल वाला दिया। तो कोई बॉडी अर्थ पे अगर है तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती। अर्थ क्या बोल सकते हैं, हम कहीं पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीजें जो है सारे प्लैनेट्स मोशन करते हैं, तो कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती, कोई बॉडी अच्छी तरीके से विराम अवस्था में नहीं होती है। लेकिन हम अगर बात करें स्टेट ऑफ रेस्ट की, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में हम एग्जांपल दे सकते हैं। कैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं, कैसा एग्जांपल हम बता सकते हैं कि ए बुक kept on a table, है ना। ए स्टैंडिंग बाइसिकल, एक साइकिल है खड़ी है, स्टैंडिंग बाइसिकल, है ना, एक साइकिल है और खड़ी है। तो ऐसे एग्जांपल्स को बोल सकते हैं आप स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरी बात है कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती है। हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बाद किस पे, तो हम बात करने वाले हैं कि मोशन तो हो गया, रेस्ट हो गया। अब हम बात करें कि सर डिस्टेंस क्या होता है, क्या चीज, तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। ये चूंकि आपको एक नया टर्म लग रहा होगा, बट फुल वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद पुराना लगने लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं क्या चीज, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो बच्चे चलो, ये हो गया रेज। अब मैं बात करने वाला हूँ किस पे, तो पढ़ लेते हैं भाई क्या चीज, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप घबराओ मत, आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि स्केलर और वेक्टर होती हैं, है ना। तो स्केलर और वेक्टर पे घबराना नहीं है आपको, एक एक करके सारी चीजें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग ऐसा साथ बना रहा तो, है ना। तो डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ध्यान समझिए मेरे कॉन्सेप्ट को, है ना। इधर कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं, एक पॉइंट है, पॉइंट ए दिख रहा है आपको, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। जैसे कि मान लो मेरा घर है पॉइंट ए पे, मेरा घर कहाँ पे है, तो पॉइंट ए पे है और मुझे जाना है ग्रोसरी शॉप पे, ग्रोसरी और किराने की दुकान पे जाना है और वहां से जाके बहुत सारे सामान लेने हैं। तो मैं चलता हूँ पॉइंट ए से और कहाँ जाऊंगा, पॉइंट बी पे। तो हो सकता है रास्ता कुछ ऐसा हो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़ी है रास्ता सीधा ही होगा, है ना। दैट इज फिक्स्ड, रास्ता कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसी को समझे अपन। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करना हो, यहाँ से जाना हो, तो मैं कैसे जाऊंगा, तो पहले यहाँ पे जाऊंगा A2, मान लो कि पोजीशन है A, तो ये मान लो L, फिर मैं L से मुड़ जाऊंगा, N पे चला जाऊंगा, फिर N से मुड़ जाऊंगा, M पे चला जाऊंगा, फिर M से होते हुए B पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, A से B पे जाना है, ठीक है। रास्ता बना हुआ है ना, रोड गई हुई है, और रोड कैसे गई हुई है, A से L तक, L से M तक, N से M तक और M से कहाँ तक, B तक, है ना। वहां पे जाके सामान लेना है मुझे। तो क्या ये ध्यान से देख सकते हैं आप कि डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस क्या होती है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्या चीज, तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की लंबाई होती है ना। इट इज अ पाथ लेंथ, क्या चीज, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब रास्ते की लंबाई, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना हो, है ना, डिस्टेंस मतलब क्या भाई, दूरी, क्या मतलब है, दूरी। मैं सारे जो भी हिंदी इंग्लिश में टर्म्स हैं उस सारे को मैं हिंदी में डिफाइन नहीं कर सकता, जो जो चीजें हैं मैं जानता हूं, है ना, उसको डिफाइन कर देना। जैसे डिस्टेंस है दूरी, है ना, तो दूरी क्या है, पाथ लेंथ है, जैसे मैंने बताया किया है, रास्ते की लंबाई है। तो रास्ते की लंबाई कितनी होगी, तो पहले बात तो रास्ते की लंबाई देख लो इधर, है ना। रास्ते की लंबाई होगी कहां से,
तो ए से एल तक पहले जाएंगे तो ए एल की डिस्टेंस प्लस एल से एन तक की डिस्टेंस एल एन प्लस एन से एम तक की डिस्टेंस एन एम प्लस एम से बी तक की डिस्टेंस। ये सारे लेंथ को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पाथ लेंथ आ जाएगा, जिस रास्ते पे मैं चला था, दुकान पे गया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप कैसे, देखो हमारा तो चल नहीं रहा है यार तुम लोग की बारी में। चलो तो हम इसको देखते हैं। तो इट इज एक्चुअल लेंथ ऑन विच, ये एक्चुअल लेंथ होती है किस पे, तो जिस पे, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑन विच ए बॉडी, एनी बॉडी बोल लो, ये बॉडी की कोई भी बॉडी है ना, एनी बॉडी ट्रेवल्स। बहुत छोटी छोटी सा डिफिनेशन में बताऊंगा, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा तैयार कर डालूंगा, मेरा वादा है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल लेंथ है ना, जिसपे कोई बॉडी चल रही हो। इट इज एक्चुअल लेंथ ऑन विच एनी बॉडी ट्रेवल्स, है ना। कोई बॉडी जैसे चले तो उस रास्ते की लंबाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला, टोटल लेंथ क्या है, ये निकल गया क्या है, पाथ लेंथ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हो जाता है हमारा क्या चीज, तो डिस्टेंस। क्या चीज, तो डिस्टेंस, है ना। तो इट इज एक्चुअल लेंथ ऑन विच एनी बॉडी ट्रेवल्स, और यू कैन से इट इज अ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब समझ लो, पाथ वाला रास्ता, रास्ते की लंबाई, ठीक है। तो रास्ते की लंबाई क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, या फिर डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। डिस्टेंस हमें क्लियर है, हो गया ना। चलिए सर, तो ये तो डिस्टेंस हमें पहले से भी पता था, क्यों आपने अब बताया, तो मैंने अब इसलिए बताया क्योंकि जब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात अगर समझ में आ गई हो, ठीक है ना, तो आगे बढ़े हम, ठीक है। एक बात और ध्यान दें कि डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी मैं आगे थोड़ा बताऊंगा, अभी इस चीज को मैं पढ़ा लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं बताता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले डिस्टेंस समझ गए आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए किस पे, तो अब ध्यान दीजिए किस पे, तो डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे, तो डिस्प्लेसमेंट पे। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी, है ना। अधिकार है हमारा देखना, क्योंकि सिलेबस में है, तो सिलेबस तो सीबीएसई का हमें पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम इसको भी कवर करें। चलो तो अब हम बात करें किस पे, है ना, थोड़ा कलरफुल मार्कर ले लें ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिख पा रहा है आपको। सो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये तो रास्ते की लंबाई थी, क्या चीज, डिस्टेंस क्या थी, तो रास्ते की टोटल लंबाई थी। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, हमें रास्ते को ना फॉलो करना हो, क्या चीज, रास्ते को ना फॉलो करना हो, है ना। जैसे हम तो जाएंगे भाई साइकिल से, भाई तो रास्ते को फॉलो करते हैं, साइकिल उड़ा के थोड़ी ले जाएंगे, है ना। लेकिन अभी हमें क्या जाना हो, ड्रोन से जाना हो, किससे, तो ड्रोन से। पॉसिबल नहीं है बट कॉन्सेप्ट को समझिए आप, है ना। ए से बी तक जाना हो साइकिल से, तो मैंने रास्तों को फॉलो किया। लेकिन है ना, कभी कभी खेतों में क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब ऐसे भी लोग चले जाते हैं, जैसे ऐसे ए से डायरेक्ट किस पे, बी पे डायरेक्ट। कहाँ से, तो जहाँ से इनिशियल हो, इनिशियल कहाँ था हमारा, ए है, ये बोल सकते हैं आप इसको कि कैसा पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट, ऐसा इनिशियल पॉइंट, और ये क्या था, फाइनल पॉइंट, है ना, फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ये क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये भी डिस्टेंस ही है, बट कैसा, तो रास्ते वाला अलग अलग नहीं, सबसे छोटी दूरी। और सबसे देखो मैं बोलूं दो पॉइंट्स ले लेता हूं मैं, ए और बी, है ना। तो ए और बी की सबसे कम से कम दूरी कितनी होगी, अगर बी से
ए से बी पे हमें जाना है, तो आप बताओ सबसे कम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर सीधा स्ट्रेट, है ना, ये तो बोलोगे ऐसे ऐसे जाए, ऐसे जाएंगे तो दूरी कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, है ना। तो हम अगर ए से डायरेक्ट बी पे छलांग मार दें तो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसी छोटी सी दूरी को क्या बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट। तो ए लाइन, या फिर आप ऐसे बोल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यही होगा, फिर भी होगा ना भाई, वो स्ट्रेट लाइन होगी। या फिर बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट which joins initial to the final point। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने तक की सबसे कम दूरी को हम क्या बोलेंगे? इस वाले दूरी को बोलेंगे क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बोल सकते हैं इट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे कम दूरी, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, इट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ between initial position to the final position of a body। किसी बॉडी का इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की सबसे छोटी दूरी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलिए अब बात करते हैं किस पे? तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा फिगर से? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्टेंस तो सारी जोड़ के आया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी, ए बी क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू प्लेसमेंट, है ना, थोड़ा सपोर्ट करो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा। कैसा होगा? तो ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, ये दोनों चीजें हो गई। इसके बाद हमने क्या बोला कि एक जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये होती क्या है भाई? ऐसी क्वांटिटीज होती क्या है? क्वांटिटीज, है ना। तो क्वांटिटीज क्या होती है? तो ऐसी जो भी चीजें जो किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए या फिर किसी चीज को दर्शाने के लिए यूज की जाती हैं, ऐसी क्वांटिटी जो कि फिजिक्स में यूज की जाती है किसी चीज को बताने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। चलिए अब तो फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ में आ गई, है ना। जैसे यूनिट है ना, यूनिट क्या है? उसकी क्वांटिटी है ना। तो आगे बात करते हैं क्वांटिटी पे, तो बात आती है किस पे? तो स्केलर पे और वेक्टर पे, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा क्लोज करता हूँ, अभी आगे सब थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके स्केलर पे और वेक्टर के फॉर्म पे। तो अभी आपको समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको क्लोज करते हैं और अपन समझते हैं क्या होता है। इस फिगर को छोड़ दीजिएगा, इसी फिगर के बेसिस पे मैं अभी आपको क्लियर कराऊंगा कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नाउ वी विल बिगिन with scalar quantity and vector quantity, है ना। दिस इज वेरी न्यू टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये आपको डीप में जाके मिलेगा क्लास 11th में, 11th के 4th चैप्टर में ये आपको डीप नॉलेज इसकी होगी वेक्टर और स्केलर की। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा एक, है ना, एक प्रकार का इसके साथ इंट्रो दिलवा देता हूँ, है ना, इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। चलो भाई बहुत अच्छा, बहुत सही, अभी तक तो बहुत सारा आपने पढ़ाया। चलो तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, ध्यान दो, स्केलर क्वांटिटी इज आर that type of quantity which have magnitude only, क्या चीज? magnitude only, not direction। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? उनका पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं आप क्या चीज? तो मात्रा, क्या चीज? अमाउंट,
है ना, क्या अमाउंट है, क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी अभी इतना बस समझो, है ना। आगे थोड़ा बहुत 2-4 एग्जांपल्स देता हूं मैं, और उस एग्जांपल के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो चलो मैं देता हूं आपको स्केलर के तौर पे, जैसे कि आपको किसी दुकान पे जाना हो, सब्जी की दुकान पे, और मांगना हो क्या चीज, आलू, पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो आपको लेने हैं 1 kg, 1 kg। तो क्या कभी आप ऐसा बोलते हो कि मुझे 1 किलो आलू दे दो इस डायरेक्शन में, मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन में? क्या कभी आपने ऐसा बोला है ना? एक तमाचा खींच के लगेगा। ठीक है, कब? जब आप बोलोगे 1 किलो आलू दे दो किस डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में, जो भी है ना। तो इसका मतलब क्या है ना, देखो इसका मतलब ये है कि जब आप 1 किलो आलू मांगे, है ना, तो आपको बस 1 किलो आलू मिला, कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी कि इस डायरेक्शन में दिया उस डायरेक्शन में दिया, ऐसा कुछ नहीं बोलते। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलते। तो ये 1 जो है, 1 क्या है, वो 1 क्या है, तो 1 क्या है, तो मैग्नीट्यूड है ना। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये क्या कैसी क्वांटिटी है, तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ क्या है, बस मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन है क्या कहीं इस पे, दिख रहा है कहीं डायरेक्शन, इसके अलावा उसके अलावा क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, उनको बोलते हैं क्या चीज, तो स्केलर क्वांटिटी। एक और 2-4 एग्जांपल दे देता हूं मैं, है ना, 2-4 और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि आपको करना हो वर्क, क्या चीज, कोई काम करना हो, है ना, कोई काम करना हो आपको, तो मैं बोलूँ आपको कि आप 10 जूल का काम करो। कितने जूल का, तो 10 जूल का, है ना। लेकिन मैं आपको अगर वर्क बोलता हूं तो कभी मैं आपको डायरेक्शन के साथ इंक्लूड उस चीज को नहीं कर सकता। क्या चीज, तो डायरेक्शन के साथ इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि वर्क जो है स्केलर है, और वर्क स्केलर का मतलब क्या है कि बस उसकी मैग्नीट्यूड होगी और उसका यूनिट होगा, जो भी है उसकी मैग्नीट्यूड होगी और उसका यूनिट होगा। जैसे कि किलोग्राम में क्या होता है, मास होता है ना। तो मास क्या होता है, मास कैसा होता है, तो मास क्या है, स्केलर होता है ना। मास स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी, मास है स्केलर क्वांटिटी। दूसरे पॉइंट में अगर बात कर रहे हैं हम कि 10 जूल वर्क पे, 10 जूल ऑफ वर्क पे, है ना। तो जब 10 जूल ऑफ वर्क पे बात करते हैं तो 10 जूल ऑफ वर्क भी क्या है, तो 10 जूल यानी कि क्या है, 10 क्या है, तो वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, लेकिन जूल क्या है, तो जूल उसका यूनिट है। क्या चीज, तो यूनिट है। और कभी भी वर्क के साथ, है ना, या फिर एनर्जी के साथ, या फिर मास के साथ कभी भी डायरेक्शन नहीं लगाया जाता है। और अगर डायरेक्शन नहीं लगाया जाए इसका मतलब क्या है कि नॉट डायरेक्शन, उसके मतलब क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, बस केवल ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड है, वो वैल्यू है, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना। तो ऐसी को बोलते हैं क्या चीज, तो स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कैसा, तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, इस वाले चीज की डायरेक्शन थी इधर, इस वाले की इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। क्या भाई 4-5 डायरेक्शन हो गई, क्या कोई एक डायरेक्शन है, नहीं है। तो जहां पे 4-5 डायरेक्शन, 10 डायरेक्शन, 50 डायरेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि कोई एक डायरेक्शन तो है नहीं, तो एक डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो कहीं न कहीं स्केलर है। ठीक है, तो चलिए, तो जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है। ठीक है, यानी कि जो AL प्लस LN प्लस NM प्लस MB क्या था भाई, ये क्या था, लेंथ था ना, इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर, ये भी जो भी मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर जो भी है, तो क्या था, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। चलिए बात करते हैं किस पे, तो वेक्टर पे बात करते हैं। किस पे, तो वेक्टर पे बात करते हैं, है ना। आज थोड़ा वीडियो छोटा ही होगा, और आगे के बाद से जब स्पीड पे आऊँगा मैं, है ना, स्पीड वाला टॉपिक हमारा रहेगा, स्पीड वो हमारी स्पीड नहीं होगी, हमारी स्पीड ऐसी चलती रहती है। तो जब आप इसको अच्छे से देख लोगे, है ना, उसके बाद कमेंट्स कर देना कि सर आप इस पे एक और अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर, उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाइए, तो मैं आपको बना प्रोवाइड करा दूंगा।
चलो तो मैं देखता हूँ आज क्या चीज, तो वेक्टर है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, is called वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन भी हो। जैसे कि हमने बोला फोर्स, क्या बोला, फोर्स, है ना। तो मान लो कि हमने बोला फोर्स, तो फोर्स तो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगेगा ना। ऐसा अगर मैं बोल दूं कि फोर्स लगाओ कितने का, 10 न्यूटन का, तो क्या आप जहां मन कर वहां चले आओगे, नहीं। एक किसी मैं चीज पे बोलूंगा, किसी ऑब्जेक्ट पे बोलूंगा, है ना, और उस ऑब्जेक्ट को किधर से फोर्स लगाओ, मान लो कि इस पे लग रहा है, ये मेरा बोर्ड है और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितने, 10 जूल का, ये लगाया, ले कितने जूल का, 10 जूल का। तो हमने क्या लगाया, बोर्ड पे लगाया, डायरेक्शन को दी हमने किधर, तो इनवर्ड डायरेक्शन, या फिर जो भी हो, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी हो, उस डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा 10 न्यूटन और डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसे ही बात करें हम कि बहुत सारी चीजें हैं, है ना, फोर्स हो गया आपका, फिर आपका प्रेशर हो गया, है ना, तो बहुत सारी चीजें जो है ऐसी, वो क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब आगे बात करते हैं किस पे, अपने मेन पॉइंट पे जिसको हमने बताया अभी रिफर किया, तो किस पे, तो डिस्प्लेसमेंट पे, है ना, किस पे, तो डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर बोला क्या हमने, भाई ये गलत है, वेक्टर होगा ना, क्योंकि वेक्टर में पढ़ा रहा है, तो क्या होगा ये, है ना। चलो मुझे पता था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे अगर ऐसा मैं पढ़ा दूँ तो, है ना, दुनिया भर कमेंट्स भर जाएंगे गालियों से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी। और देखो कैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जैसे ही हम चलेंगे ए से बी पे, है ना, तो हमारे पास तो लेंथ तो आ गई, ए बी की लेंथ जो लंबाई है वो तो आ गई, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन भी है, कहाँ से कहाँ चलना है, तो ए से बी पे, यानी कि इसके अलावा आ गया, ये एरो लग जाएगा इधर, है ना, क्या हो जाएगा, एरो लग जाएगा, है ना, वो तीर लग जाती है, और तीर क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे, तो ए बी लेंथ है और अलोंग ए टू बी, ए बी तो लेंथ है ही, लेकिन किसके अलोंग लग रहा है, तो ए से बी की तरफ लग रहा है ना, ए से बी की तरफ। इनिशियल पॉइंट हमारा ए, फाइनल पॉइंट बी। अब जहां से वो एरो निकलेगा वहां तक क्या हो जाएगा, मान लो कि पॉइंट ए था, बी था, है ना, ए से बी तक जाने में जो डायरेक्शन को प्रीफर किया हमने, जिस लेंथ को लिया उसकी डायरेक्शन होगी, है ना, उसकी डायरेक्शन होती है, इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन भी है और उसकी लेंथ भी आ गई। तो क्या है ये चीजें, ये चीजें बोली जाती हैं वेक्टर क्वांटिटी। आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अभी वेक्टर क्वांटिटी बाकी हैं, है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा, अभी थोड़ा आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। क्या चीज, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, लेकिन जब आगे जाओगे तो आपको डीपर कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत गहराई में जाकर पढ़ना होगा इन सारी चीजों को। तो अभी क्या था, स्केलर वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और एक बात और, डिस्टेंस किससे मेजर की जाती है, तो लंबाई है ना, क्या है, तो एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई किससे मेजर की जाती है, तो आप बोल सकते हैं लंबाई तो बहुत चीजों से मेजर की जा सकती है ना, लंबाई बहुत सारी चीजों से मेजर की जाती है, लेकिन जो बेसिकली लंबाई है वो मीटर से मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर से मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर से, मेजरली यही चीज आती है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो हमारी जो यूनिट होगी, ठीक है, जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, तो मीटर होगी। किसकी, तो इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी, सॉरी डिस्टेंस की, है ना, डिस्टेंस की भी मीटर, और डिस्टेंस मतलब ये सब क्या होगा, मीटर में ही होगा, और ये भी मीटर में, तो दोनों की यूनिट जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, तो मीटर में ही बनेंगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, है ना, अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, है ना, मैं श्योर हूँ आप करेंगे, और कमेंट्स में क्या करेंगे, जो भी आपका अगला टॉपिक्स है ना, उसको उसके रिगार्डिंग करेंगे,
ठीक है। तो मैं आपके अगले पॉइंट्स पे वीडियो अभी जो ये पढ़ा है हमने वो बहुत छोटा सा है, बहुत इंट्रो सा वीडियो रहा है ना। इसको पहले आप समझिए अच्छे से, इसको नोट्स बनाइए, नोट्स में कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे और अगले वीडियोस में आप क्या पढ़ाऊंगा मैं, स्पीड के बारे में, इसके स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।